जी नमस्कार। मेरा नाम अनूप कुमार श्रीवास्तव है और मैं चित्रांश स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, बिहार बोर्ड मैट्रिक 2023 के लिए मैं साइंस से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाएंगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा ना लगे तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है कि किसी पारदर्शी प्रश्न कहता है किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है। तो याद रखिएगा, प्रकाश की जो किरण होती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और अगर यहाँ मैं अगला प्रश्न करूँ कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होती है वो आपको निर्वात में ही होती है। कहाँ होती है? निर्वात में होती है। कितना होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो हमेशा याद रखिएगा, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी वो ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण भी बोलेगा तो ऋणात्मक, अवतल लेंस भी बोलेगा तो ऋणात्मक। लेकिन वहीं आपका आ जाए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, तो वो हमेशा धनात्मक यानी प्लस। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पे। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो अभी मैंने बताया अवतल का ऋणात्मक होता है, तो उत्तल का आपका धनात्मक हो जाएगा। कैसा होगा? धनात्मक। अगला क्वेश्चन है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो मैंने बताया वो दर्पण हो या लेंस हो, अगर वो अवतल दर्पण है और अवतल लेंस है तो दोनों में फोकस दूरी आपका ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। लेकिन वहीं आप जैसे यहाँ देखिए उत्तल लेंस की बात करते हैं तो वो धनात्मक हो जाएगा। कैसा? तो अवतल लेंस और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और वहीं आप बात कर लीजिए उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होगी वो धनात्मक होगी। कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सेम क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी? तो उत्तल लेंस आ गया तो वो आपको कौन सा हो जाएगा? वो धनात्मक होगा। कौन सा होगा? धनात्मक। अगला प्रश्न कहता है, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है? तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है, और जो भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना, वो हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के उल्टा बनता है। ठीक है, लेकिन वही आप बात कर ले काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब की, वो हमेशा सीधा बनता है। जैसे अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो उसका आवर्धन ऋणात्मक, लेकिन वहीं आप आभासी और सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन पूछ लो तो वो आपको हमेशा कैसा होता है? धनात्मक। कैसा होता है? धनात्मक। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आपका प्रश्न आता है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होता है? तो गोलीय दर्पण में जो आवर्धन उत्पन्न होता है ना, उसका मान होता है m बराबर -v/u। क्या होता है? m बराबर -v/u। लेकिन सेम अगर आप लेंस में चले जाए तो लेंस में आपका वो प्लस हो जाएगा। क्या होगा? लेंस में प्लस होगा। अगर वो आपको पूछ ले दर्पण में, तो दर्पण का आवर्धन हमेशा माइनस में होता है, और लेंस का जो आवर्धन होता है वो प्लस में होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब आता है प्रश्न कि ये जो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस के अनुदिश मापी गई दूरियां कैसी? तो पहले ये चिन्ह परिपाटी क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप देख लीजिए, मैं एक कलर दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया जो ग्राफ में आप लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से दूसरा कलर सेलेक्ट करके यहाँ एक्स एक्सिस, ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश होगा, ये मूल बिंदु 0 होगा, ये प्लस होता है,
ये भी प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है। तो अब प्रश्न क्या आता है हम देखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है नई कार्तीय चिह्न परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के दाईं और x के अनुदिश मापी गई दूरियां कैसी होगी। तो आप यहाँ देखिए इधर प्लस है, यही है मूल बिंदु के दाईं और प्लस, मूल बिंदु के ऊपर चले जाइएगा तो प्लस, मूल बिंदु के बाएं जाइएगा तो वो माइनस हो जाएगा। मतलब ये मूल बिंदु के इधर आप जैसे ही आते हैं वो आपका प्लस होता है, क्या होता है प्लस। लेकिन आप मूल बिंदु के जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे ना वो भी प्लस होता है, ठीक है। लेकिन मूल बिंदु के जैसे ही आप बाईं ओर आएंगे ये माइनस होता है, क्या होता है माइनस। और मूल बिंदु से नीचे भी आएंगे तो आपका कैसा होगा माइनस। मतलब मूल बिंदु के दाईं ओर जाइएगा तो वो प्लस, ऊपर जाइएगा तो प्लस, बाईं ओर आइएगा तो माइनस और नीचे आइएगा तो माइनस, ठीक है। तो अब हम प्रश्न हल करेंगे। तो नई कार्तिक चिह्न परिपाटी के अनुसार, तो मैं एक लाइन ड्रॉ यहाँ कर देता हूँ जिससे हमको समझ में आएगा, ठीक है। ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखते हैं एक्स मूल बिंदु के दाएं, तो मूल बिंदु के दाएं किधर है, इधर है ना। कलर चेंज करके मैं बताता हूँ। मूल बिंदु के दाएं इधर है तो दाईं और प्लस है तो इसका आंसर हो जाएगा ए धनात्मक, ठीक है। अगला देखिए एक्स के अनुदिश बाईं ओर, बाईं इधर है तो बाईं में हमेशा ऋणात्मक हो जाएगा। अब प्रश्न आता है, चिह्न परिपाटी में दिक्कत नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव आते हैं आपको। अब आते हैं दर्पण की ओर। प्रश्न है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को भरा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा किसका करते हैं, अवतल दर्पण का। किसका करते हैं, अवतल दर्पण का। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो आपका ये दो दर्पण मैं बनाता हूँ, ठीक है। अगर हम इसको बाहर से रचित कर देते हैं तो ये अवतल दर्पण हो जाता है, भीतर से रचित कर देते हैं तो ये उत्तल दर्पण हो जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण जो होता है ना, इस पे किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। अगर कोई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो उल्टा होता है, कैसा होता है, उल्टा होता है। और काल्पनिक बनेगा तो कैसा होगा, वो हमेशा सीधा होगा। तो अगर किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक दोनों बनता है तो वो अवतल दर्पण में बनेगा। लेकिन वही हम बात करें कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक है। और अवतल दर्पण में किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल में इसमें बड़ा बनेगा, कैसा बनता है, बड़ा बनता है। और उत्तल में कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कोई दिक्कत। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन बताने में आसानी हो। अब आप खुद क्वेश्चन बनाओगे। चलिए पहला प्रश्न है कि सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। टॉर्च, सर्चलाइट, वाहन के अग्रदीप, ये सब में आप हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। शेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण। प्रश्न यहाँ आता है कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में यानी शेविंग दर्पण के रूप में क्यों होता है। तो जिसका जवाब है कि अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देता है। हम दाढ़ी बनाते हैं तो हम लोग का फेस जो वास्तविक है उससे वो बड़ा दिखता है, जिससे हम लोग को दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किसमें होता है, दाढ़ी बनाने में किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पे। अब क्वेश्चन आता है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर हो पर आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा। तो याद रखिएगा सदैव सीधा दो ही प्रतिबिंब दो ही दर्पण में बनता है, एक उत्तल होता है और एक समतल होता है। किसमें, उत्तल और समतल किसमें बनता है। लेकिन वही पूछ ले कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें किसमें बनता है, तो वो तीनों दर्पण हो जाएगा, अवतल, उत्तल, समतल। लेकिन सिर्फ वास्तविक
तो वो अवतल होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये 2020 परीक्षा में पूछा गया था कि किसी शब्दकोश या डिक्शनरी में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे। तो वो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो जी दृष्टि क्षेत्र जिसका बड़ा होगा ना उसका उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, यानी पश्च वरीयता के रूप में करते हैं। तो वो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। ये प्रश्न भी होता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च वरीयता यानी साइड मिरर के रूप में हम क्यों करते हैं। तो जिसका कारण होगा क्योंकि उत्तल दर्पण का ना दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और वो किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब और सीधा बनाता है, इसलिए उसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, किसमें करते हैं, तो साइड मिरर के रूप में करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब प्रश्न है किस लेंस की सहायता से किसी एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा को उत्पन्न हम कर सकते हैं। तो ये आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका उपयोग हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स में एक दर्पण लेंस रहता है जिसको हम लोग सूर्य की रोशनी की तरफ डालेंगे तो वो क्या करेगा, सूर्य के पूरे प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। अब अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो वो ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता ठीक उसके विपरीत धनात्मक हो जाएगा। अब आता है कि किस का दृष्टि क्षेत्र बड़ा है। तो मैंने अभी बताया उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर, जिसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। किससे कहते हैं? स्नेल का नियम। और ये जो स्नेल का नियम है ना वो अपवर्तन के दूसरे नियम को कहा जाता है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन ये मैं ऐसा वीडियो में लाता रहूँगा 1 दिन 2 दिन बीच करके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके साथ में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना एकदम अनिवार्य है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।